हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी बाय योगी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करती हैं और ग्लूकोज को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने में हेल्प करती हैं और जिसके थ्रू सेल हमारे ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, तो अगर ये मैकेनिज्म नहीं होगी तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और आगे ग्लूकोज टॉलरेंस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसलिए ये जो प्रोटीन्स हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट या सोडियम डिपेंडेंट और सोडियम इंडिपेंडेंट होती हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए पर्टिकुलर प्रोटीन्स के बारे में हम बात करेंगे अभी कि पर्टिकुलर प्रोटीन्स किस तरह से अपनी मैकेनिज्म शो करती हैं। जैसे सबसे पहले हम सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर के बारे में बात करते हैं, SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम को ट्रांसपोर्टर आपको पता ही है, लास्ट टाइम मैंने इस टर्म को डिफाइन किया था कि ऐसा केमिकल जो एक प्रोटीन से बाइंड होता है, लेकिन इसमें बाइंडिंग साइड जो होती हैं वो दो होती हैं और दो से ज़्यादा होती हैं, और इसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स, जो बाइंड हुए मॉलिक्यूल्स हैं इस प्रोटीन के साथ, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये SGLT सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के बारे में है आज का टॉपिक। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो है दो तरह की आइसोफॉर्म में हमें मिलता है। पहला SGLT1 और दूसरा SGLT2। ये दो आइसोफॉर्म्स SGLT की है, SGLT1 और SGLT2। इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, यानी ये कुछ ही स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे ही और टिश्यू और सेल पे ही पाई जाती हैं। जैसे SGLT1 की बात करूं मैं, तो SGLT1 इंटेस्टाइन में पाई जाती है, प्रीडोमिनेंटली, और किडनी में बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है। प्रीडोमिनेंटली इंटेस्टाइन में पाई जाती है, प्रीडोमिनेंटली इंटेस्टाइन में पाई जाती है। यहाँ पर SGLT2 किडनी में प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है, प्रीडोमिनेंटली, एब्यूडेंटली और प्रीडोमिनेंटली ये किडनी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये दो स्पेसिफिक ऑर्गन और इनकी जो ऑर्गन की सेल्स हैं इनके ऊपर SGLT1 और SGLT2 पाई जाती है। जैसे ही हम कोई डाइट लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच हो सकती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो कन्वर्ट होता है मोनोसैकेराइड्स के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम देखते हैं डायग्रामेटिकली कि ये किस तरह से अपनी फंक्शनिंग शो करता है हमारी बॉडी में। जैसे ही हमने कोई डाइट ली वो इंटेस्टाइन के थ्रू ये इंटेस्टाइन है,
ठीक है। जैसे ही हम कोई डाइट लेते हैं और डाइट में सपोज ये इंटेस्टाइन है और ग्लूकोज यहाँ पे आ गया है, मेटाबॉलिज्म हो गया है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट का, और ये ग्लूकोज किस तरह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ये पहुँचेगा। सपोज ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर ब्लड है, तो इस सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये किस तरह से पहुँचेगा, इस मैकेनिज्म को हमें जानना जरूरी है। जैसे कि हम बेसिक्स जान चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन कौन सी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शो करती है, तो अगर वो हमें समझ में आ गया तो ये हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये ग्लूकोज यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हमने पहले भी डिफाइन किया है। ये एपिकल मेम्ब्रेन है और ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है। तो ग्लूकोज अभी ल्यूमन के अंदर है इंटेस्टाइन की, इसको क्रॉस करना है इस ग्लूकोज को। ये ग्लूकोज है और ये सोडियम है। डाइट के अंदर मिनरल्स भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा, फैटी एसिड्स भी होंगे, एमिनो एसिड्स भी होंगे और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे अवेलेबल होंगे। तो जिसमें से उस डाइट में से सोडियम और ग्लूकोज जो कंटेंट है डाइट का वो कैसे एब्जॉर्ब होता है और इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, क्योंकि आपको पता है दोनों ही पोलर कंपाउंड हैं, लार्ज मॉलिक्यूल हैं, सोडियम हो या ग्लूकोज हो, दोनों ही पोलर और लार्ज मॉलिक्यूल हैं, चार्ज कंपाउंड हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अब ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते तो इसको क्रॉस कराने के लिए हमारे पास, हमारी बॉडी के पास और हमारी बॉडी की सेल के पास कुछ मैकेनिज्म है जिससे वो इस ग्लूकोज और सोडियम को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे अगर मैं लार्ज व्यू अगर मैं दिखाऊं तो सपोज ये एपिकल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये पंप पाई जाती है जो कि बाइंडिंग साइट रखती है सोडियम के लिए और ग्लूकोज के लिए। ये बाइंडिंग साइट रखती है सोडियम और ग्लूकोज के लिए, ये सोडियम बाइंडिंग साइट और ये ग्लूकोज बाइंडिंग साइट। तो जैसे ही डाइट आई, आपको पता है इंट्रासेलुलरली सोडियम का जो लेवल है वो कम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है। ये कम कैसे होता है कि यहाँ पर जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं। सोडियम जो कि ब्लड, यहाँ पर क्या है ब्लड, तो सोडियम और ब्लड से 3 सोडियम ब्लड के अंदर आते हैं सेल से, जैसे कि हमने डाइट से लिया, डाइट से सेल में आया, सेल से ब्लड में आया। तो इस पंप के थ्रू, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है। ये 2 पोटेशियम आयन ब्लड से सेल के अंदर जाते हैं, इसीलिए सेल जो है पोटेशियम आयन के बैग की तरह काम करता है। ये एक बैग, भरा हुआ बैग है पोटेशियम आयन का सेल। ठीक है, तो सोडियम सेल के अंदर कम होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो कंटेंट है सोडियम का ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो ह्यूमन से यहाँ पर पहुँचने के लिए इस पंप के थ्रू ये सोडियम बाइंड होगा पहले, सोडियम बाइंड होने के बाद ये जो सोडियम है अप हिल, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और सोडियम यहाँ पर आएगा और ये सोडियम इस पंप के थ्रू ब्लड में पहुँचेगा। तो यहाँ पर हमेशा सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली सोडियम का लेवल कम रहेगा। तो यहाँ कंटेंट जो खाया है हमने डाइट का, उसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूज़न, और ये फैसिलिटेट डिफ्यूज़न के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, सेल के अंदर आता है। तो अप हिल टू डाउन हिल जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पर कुछ
एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी को ये पंप यूटिलाइज करता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है असेंशियल आयन है, आपको पता है ग्लूकोज असेंशियल आयन है, तो इसको हमारी बॉडी वेस्ट नहीं होने देना चाहती है। सारा का सारा जितना भी असेंशियल चीज़ है वो हमारी बॉडी रिटेन करके रखना चाहती है, तो ग्लूकोज भी उनमें से एक है। तो ग्लूकोज को डाइट में हमने जब लिया है तो ग्लूकोज जो है यहाँ पर कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये असेंशियल है, सारा का सारा ऑलरेडी पहले प्रीवियसली ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर चुकी है हमारी सेल। तो ये ग्लूकोज जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है इसको। तो इस पंप के द्वारा जो एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है, ये एनर्जी इस पंप को और इस ग्लूकोज आयन को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराने में हेल्प करेगी। ठीक है, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर पहुंचता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सेल के अंदर एक और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे अवेलेबल होती है, वो होती है GLUT2। अगर मैं पैंक्रियाटिक सेल की बात करता हूँ, सपोज ये पैंक्रियाटिक सेल है, ये पैंक्रिया है और ये पैंक्रियाटिक सेल है, तो हमारा इंसुलिन रिलीज कब होगा? जब ग्लूकोज पैंक्रियाटिक सेल के अंदर मूव करेगा। तो पैंक्रियाटिक सेल में भी GLUT2 अवेलेबल होता है। तो ब्लड से ये ग्लूकोज जो है पैंक्रियाटिक सेल के अंदर जाएगा। GLUT2, ये प्रोटीन क्या है? GLUT2। ये GLUT2 प्रोटीन जो है ये क्या करती है? ग्लूकोज को सेल से ब्लड में और ब्लड से सेल के अंदर मूव कराने के लिए जानी जाती है। ठीक है, यानी ये दोनों टू वे होता है, ये दोनों तरफ काम कर सकती है, सेल से ब्लड के अंदर और ब्लड से सेल के अंदर, दोनों तरीके से ये काम कर सकती है ये प्रोटीन। तो जो ग्लूकोज इंट्रासेलुलरली आया है, इसको ब्लड में इस प्रोटीन के द्वारा, GLUT प्रोटीन के द्वारा ब्लड में भेजा जाता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जब ब्लड में पहुंचता है, सर्कुलेशन में मूव करता है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही हम कुछ डाइट लेते हैं हमारा इंसुलिन रिलीज होता है। तो ये इंसुलिन कैसे रिलीज होता है कि ग्लूकोज ब्लड में आया, ब्लड से पैंक्रियाटिक सेल के पास GLUT2 प्रोटीन अवेलेबल है। ये GLUT2 प्रोटीन क्या करेगी? इस ग्लूकोज को मूव कराएगी पैंक्रियाटिक सेल के अंदर। ठीक है, और इस तरह से ये ग्लूकोज जो है पैंक्रियाटिक सेल के अंदर जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आया? तो ये सारी ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म के थ्रू के अंदर आती हैं। अभी उसके बारे में भी हम आगे जा देखेंगे।